हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। इसके पहले कि हम स्टार्ट करें हमारे कंटेंट को, मैं थोड़ा सा एक्सपोजर आपको गेट एकेडमी के जो कोर्सेस अवेलेबल है गेट पीजीजी सीआरटी के और उसके अलावा पब्लिकेशन बुक के, उन सारी चीज़ों का थोड़ा सा आइडिया दे दूं ताकि जो भी स्टूडेंट इसको ऑप्ट करना चाहे उसको कहाँ से ऑप्ट करना है, कहाँ से उसको डील करना है, कहाँ से पूरा हाइलाइट्स इसके मिल पाएंगे, वो सारी बातें मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारे पास कोर्स जो अवेलेबल है गेट 23-24 एस्पिरेंट्स के लिए ईसीडब्ल्यू आईएन, जिस पर्टिकुलर ब्रांचेस को मैं डील करता हूं। सबसे पहला है कि हमारे पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है। लाइव क्लासरूम प्रोग्राम मतलब आप फैकल्टी से घर बैठे मोबाइल के थ्रू लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव उनके टीचिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही गजब का कोर्स है। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासरूम मिलेगा, ठीक है, और फीलिंग जो है वो ऑफलाइन की ही रहेगी। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे। कई लोग ये सोचते हैं कि लाइव मिलेगा तो रिकॉर्डेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। डाउट्स पूछने के लिए ऐप या फिर आप यूज करते हैं चैट बॉक्स का, जो कि लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का एक एडवांटेज है कि जब फैकल्टी डील कर रहा है आप चैट बॉक्स में अपने डाउट्स पूछ के फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा फैकल्टी आपको अपने टेलीग्राम का लिंक भी देता है जहां पे आप फैकल्टी के साथ डायरेक्टली डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल रीडिंग कंटेंट जो अवेलेबल रहेंगे वो पीडीएफ के फॉर्म में या प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, बेस्ड ऑन कि आपने प्रिंटेड फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है या फिर पीडीएफ के फॉर्म के कोर्स को ऑप्ट किया है। एसेंशियल, बेसिक और जीनियस जिसका नाम होता है, ठीक है। अवेलेबल ओनली ऑन एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म, ये अवेलेबल है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म में। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसके लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि गेट एकेडमी लाइव क्लासरूम ऐप के नाम से आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो ये बेसिक हाईलाइट है आपके पास लाइव क्लासरूम प्रोग्राम का। उसके अलावा हमारा जो बेस्ट सेलिंग कोर्स है वो पेन ड्राइव कोर्स है। पेन ड्राइव कोर्स मतलब आपको पेन ड्राइव जो है वो आपके घर के एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा गेट एकेडमी की तरफ से। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है जो आप घर में बैठ के एक्सेस कर सकते हो। पेन ड्राइव में सारे कोर्सेज प्री अपलोडेड होते हैं। इसको आप एक्सेस करने के लिए एक बार आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपको आपकी वैलिडिटी एक्सपायर होने तक कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी जो आपको कोर्सेस मिलेंगे उसके प्रिंटेड बुक्स और पीडीएफ मिल जाएंगे, डिपेंड्स अपन आप किसको ऑप्ट करते हैं। तो ये सारे हाइलाइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि जी ड्राइव कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। जी ड्राइव का मीन्स है गूगल ड्राइव, जिसमें हम अपने पूरे कोर्सेज को जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल होता है उसको अपलोड कर देते हैं, जिसको आप घर बैठे जी ड्राइव के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। जिस समय तक आप कोर्सेज डाउनलोड कर रहे हैं तब तक आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। एक बार कोर्स डाउनलोड हो गया तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सेस के लिए कुछ मिनट्स के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है। जब तक वैलिडिटी एक्सपायर नहीं हो जाता, आपने पूरे कोर्सेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है तो आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक ऑनलाइन है कोर्स और इसमें भी आपको सारे कंटेंट्स जो है वो आपको आपके जी ड्राइव फॉर्म में अपलोड करके आपके घर भेज दिया जाता है। तो घर भेज दिया जाता है इसका मतलब है कि प्रिंटेड फॉर्म अगर आपने ऑप्ट किया है तो आपके पास वो प्रिंटेड फॉर्म के जितने भी बुक्स है वो सारे भेज दिए जाते हैं। बाकी तो ऑनलाइन इंटरेक्शन जी ड्राइव का हो जाता है, ठीक है। तो ये जी ड्राइव कोर्स के बारे में हो गया। हम बात करें कि वीडियो ऑन डिमांड कोर्स, तो वीडियो ऑन डिमांड कोर्स जो है वो उसके लिए आपको एक ऐप की नीड पड़ेगी, जो कि गेट एकेडमी लर्निंग ऐप के नाम से आपके पास होना चाहिए, जो कि एंड्रॉयड मोबाइल में मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस कोर्स का ये खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इंटरेक्शन करने के लिए इस ऐप के थ्रू आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं फैकल्टी से, जहां पे आपको हमारे फैकल्टीज और सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके डाउट्स कंटिन्यूसली क्लियर करते रहते हैं। तो वीओडी ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, जैसे नेटफ्लिक्स होता है या फिर अमेजन प्राइम होता है उसी की तरीके का है, जिसमें सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज प्री अपलोडेड रहते हैं और आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी कोर्स को देखने के लिए, ठीक। तो इसके आगे बढ़े तो हमारे पास जो कोर्स अवेलेबल है वो टैबलेट कोर्स अवेलेबल है। टैबलेट कोर्स की खास बात ये है कि इसमें आपको सैमसंग का गैलेक्सी टैबलेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें सारे कोर्सेस और जितने भी गेट एकेडमी के ऐप्स है सारे प्री अपलोडेड रहते हैं। कोर्स कंटेंट भी प्री अपलोडेड रहता है, ठीक है। तो टैबलेट कोर्स विल बी डिलीवर्ड थ्रू सैमसंग गैलेक्सी टैब ए। वाईफाई और सेल्यूलर इसमें अवेलेबल है। ऑल गेट एकेडमी ऐप्स जो है प्री अपलोडेड रहता है। डेडिकेटेड डिस्कशन एंड डाउट पोर्टल मैनेज बाय वही गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। डाउट पोर्टल वहीं से होता है। द कोर्स कंटेंट विल बी एग्जैक्टली सेम एज वीओडी कोर्स, बट यू डू नॉट
नीड इंटरनेट कनेक्शन, जैसे मैंने वीओडी में बोला कि आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, यहां पे मैं हाईलाइट कर देता हूं कि आपको यहां पे इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बातें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टैबलेट कोर्स। टैबलेट कोर्स का मतलब है सैमसंग गैलेक्सी टैब ए जो आपको सेंड किया जाता है, उसकी वजह से इसका नाम टैबलेट कोर्स है। ठीक है, और अगर मैं बताऊं कि गेट के जो कोर्सेस है वो बेसिकली 3 फॉर्म में अवेलेबल है, जो आपको www.gateacademy.co.in में मिलेगा। कौन कौन से कोर्स? पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट और लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, ये 3 वेराइटीज में अवेलेबल है, बेसिक, एसेंशियल और जीनियस। अगर हम बात करें कि वीडियो लेक्चर सभी में दिया जाएगा, बेसिक ले, एसेंशियल ले, जीनियस ले, वीओडी, टैबलेट कोर्स या फिर आप जीडी ले या फिर पीडी ले या फिर लाइव ले। यहां पे देखिए पीडी, जीडी, वीओडी, टैबलेट या फिर लाइव, तो आप ऑप्ट कर सकते हैं बेसिक, एसेंशियल, जीनियस 3 फॉर्म में। ठीक है, वर्कबुक प्रिंटेड फॉर्म में आपको मिलेंगे सिर्फ एसेंशियल और जीनियस में, वर्कबुक पीडीएफ फॉर्म में तीनों में मिलेगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन बुक्स आपको सिर्फ जीनियस में मिलेगा। बैग जो है वो आपको गेट एकेडमी का बैग मिलेगा आपको एसेंशियल और जीनियस में। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको एसेंशियल, जीनियस में मिलेगा। एक्सेस टू डाउट पोर्टल्स आपको तीनों में मिलेंगे, और ऐसे स्पेशल लाइव ऑनलाइन सेशंस जो है वो आपको तीनों में मिलेंगे। तो ये हो गया टोटली गेट के कोर्सेस। बुक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे कुछ और कोर्सेज भी है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें टेक्निकल के साथ साथ आपको सॉफ्ट स्किल्स भी सिखाया जाता है। ठीक है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट के लोग करते हैं, वहां के फैकल्टी एक्सपर्ट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईएन स्टूडेंट्स भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में आपको कोर सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता, बेसिकली आपको सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, सी प्लस प्लस, एसटीएल, पाइथन, 200 प्लस कोडिंग प्रॉब्लम्स, बेसिक ऑफ ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क पूछा जाता है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको इन जनरल 100 प्लस आवर्स की क्लासेस मिलेंगी, जो कि मेन रिटर्न एग्जाम्स में पूछा जाता है जब आप गूगल, विप्रो, टीसीएस का एग्जाम्स देंगे, है ना, ऑनलाइन में। पीडी सेशंस मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशन, जो कि आपकी ली जाएगी इस कोर्स के अंदर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको सॉफ्ट स्किल, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, हाउ टू मैनेज एटिकेट्स, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी, और पर्सनल इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और कोर्स है जो कि पोस्ट गेट गाइडेंस का है, जिसमें आपको गेट क्रैक करने के बाद आपके डिफरेंट स्कोर्स में कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आपको मिल सकते हैं, आईआईटीज, आईआईएससी और पीएसयू में, जिसमें भी आपको ऑप्ट करना है। ऑप्टिमम यूज कैसे करना है अपने गेट स्कोर का, ताकि आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिल जाए। इंटरव्यू गाइडेंस जो डिफरेंट पीएसयूज लेते हैं, जिसमें आपको जीडी, जीटी, पीआई ये सभी होता है, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू, उसके लिए हम गाइडेंस करते हैं। सीवी के लिए हम गाइडेंस करते हैं। एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर एडमिशन इन आईआईटीज, एक्सक्लूसिव गाइडेंस फॉर रिक्रूटमेंट इन एनी पीएसयू अक्रॉस इंडिया। इंटरव्यू गाइडेंस, गाइडेंस रिलेटेड टू सीसीएमटी, मतलब एनआईटी में एडमिशन के लिए जैसे सीओएपी आईआईटीज में एडमिशन के लिए, वैसे सीसीएमटी एनआईटी में एडमिशन के लिए। एलुमनाई कनेक्ट मतलब हम आपके उन स्टूडेंट से, हमारे एलुमनाई से इंटरेक्ट करवाएंगे जो ऑलरेडी प्लेस्ड है पीएसयू में या फिर किसी आईआईटी से अपना कोर्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनसे इंटरेक्ट करने से आपको यह पता चलेगा कि रियलिटी एंड फैक्ट्स क्या है, आईआईटीज की बात करें, एनआईटीज की बात करें या फिर पीएसयू के बारे में बात करें। गाइडेंस रिलेटेड टू आपका सीवी कैसे फॉर्म आपको बनाना है, वो सारी चीजें हम आपको बताते हैं। अब हम आ जाते हैं गेट एकेडमी पब्लिकेशंस में आपको कौन कौन से बुक्स मिल सकते हैं। बहुत ही उम्दा बुक्स है, इंडिया द्वारा मैक्सिमम लोगों द्वारा पसंदीदा ये बुक्स है। तो जितने भी ब्रांचेस है सभी के लिए कॉमन 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड, ये दोनों के बुक्स अवेलेबल है। इस बुक्स में पीवाईक्यू पूरा कवर्ड है, किसी क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो प्रोवाइडेड है, और उसके अलावा क्यूआर कोड प्रोवाइडेड है, जिसको स्कैन करके आप यूट्यूब चैनल में ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कोई फैकल्टी कैसे सॉल्व करता है। ठीक है, तो ये आपके पास अवेलेबल है मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड के। आगे हम बात करें तो यहां पे हमारे पास कॉमन टॉपिक्स जो कि ECEE में होते हैं, टॉपिक का मतलब है सब्जेक्ट, जैसे कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्क, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं। तो उनके लिए अलग अलग बुक फ्रेम किया गया है। तो आपको इन सभी बुक्स में पीवाईक्यू मिल जाएगा, डिफरेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे, और उसके साथ साथ क्यूआर कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कोर सब्जेक्ट्स जो कि ईसी के लिए होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, कम्युनिकेशन और ईएमटी, उसके लिए अलग बुक है।
अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें तो मशीन पीएसए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग बुक है। हम लोग आईएन के लिए बात करें तो मेजरमेंट हो गया, ट्रांसड्यूसर्स हो गया, उसके लिए ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अलग से बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट्स के लिए है। उसके अलावा इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए हमारे पास 2 वॉल्यूम अवेलेबल है एक्सक्लूसिव इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ठीक है, जिसमें आपको टॉपिक्स वाइज इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मिल जाएंगे, थ्योरी मिल जाएगा, क्वेश्चंस पीवाईक्यू मिल जाएंगे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएंगे। मतलब ये कंप्लीट आपको इलेक्ट्रिकल मशीन की तैयारी के लिए जो टेक्स्ट की जरूरत है वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए। और अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की बात करें तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और कम्युनिकेशन जो इनके कोर सब्जेक्ट्स है उसके लिए बुक मिल जाएंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम, पीवाईक्यू, ईएससी के क्वेश्चंस और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है और थ्योरीज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने कंटेंट की ओर जो आज के लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो सभी लोग यही हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट कंपोनेंट्स इन ए पीएन जंक्शन डायोड। ये करंट कंपोनेंट्स को जानने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि एक पीएन जंक्शन डायोड का इक्वेशन क्या है। तो करंट कंपोनेंट इन ए, हम लोग यहाँ पे पीएन जंक्शन के डायोड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, करंट कंपोनेंट्स इन ए पीएन जंक्शन डायोड। तो करंट कंपोनेंट्स का मतलब है हमारे पास करंट तो एक ही है, क्या है, अगर प्रॉपरली कनेक्ट करेंगे तो करंट जो है वो हमारे पास डायोड करंट एक ही है। और इसका फार्मूला जो भी कुछ पहले आप पढ़ चुके हैं या फिर नहीं पढ़े हैं, लेकिन आपको ना कई लोगों को ये फॉर्मूला पता होगा, आई नॉट इंटू ई रेस टू पावर वी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी। ये फॉर्मूला कई लोगों को पता होगा। तो हम अभी के क्लास में यही फाइंड आउट करेंगे कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। लेकिन इसके पहले कि हम यह इस फॉर्मूले को पता करें कि ये कहां से आया है, ये बहुत जरूरी है कि हम फाइंड आउट करें कि इस फॉर्मूले को लाने के पीछे कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ करंट इंपॉर्टेंट है जो हमको जानना चाहिए। तो मैं यहां पे करंट कंपोनेंट को डिफाइन कर रहा हूं। तो करंट कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं सबसे पहले कुछ कंडीशंस ले लेता हूं, है ना। तो पहला कंडीशन क्या है, मैं यहां पे एक डायोड में कुछ कंडीशंस को पहले ले लेता हूं, जिसको मैं बोल रहा हूं कि ये सब मेरा एजम्पशंस है। एजम्पशंस है, एजम्पशंस भी बोल सकते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि यहां पे मैं ले रहा हूं कि मेरे पास जो डायोड है उसमें P प्लस एन है। इसका मतलब है P रीजन जो है वो हैविली डोप्ड है एन रीजन के कंपैरिजन में। कोई पूछ सकता है कि सर ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जो पिक्चर बनाना चाहता हूं वो क्लियर होना चाहिए। प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए सिर्फ मैं किया हूं, कोई और रीजन नहीं है। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं, कोई पूछेगा भी तो आपको ये बताना है कि जब भी हम कोई बड़ी चीज की और कुछ करते हैं तो हम प्रोसेस जो है वो इसका इजी चुनते हैं। तो ये प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए मैं कर रहा हूं और कुछ रीजन नहीं है, है ना। विजुअलाइजेशन के लिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये कि मेरा जो डायोड है, डायोड वो फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में है, ठीक है। और तीसरा जो है, क्योंकि मेरे को फॉरवर्ड बायस का करंट फाइंड आउट करना है इसलिए मैंने उसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रखा है। तीसरा ये कि जंक्शन, इसका जो जंक्शन है या फिर इसका जो डिप्लीशन रीजन है, डिप्लीशन रीजन, इसका जो विड्थ है, रीजन का विड्थ जो है ये मैं ले रहा हूं कि ये नेग्लिजिबल है। क्या है, ये नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। डिप्लीशन रीजन का विड्थ नेग्लिजिबल है। सर ये क्या नई बात हुई, वैसे भी फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन तो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हाईलाइट कर दिया मैं यहां पे कि फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, डिप्लीशन रीजन नेग्लिजिबल है। चौथा पॉइंट कि मैं ये मान रहा हूं कि डिप्लीशन रीजन में, डिप्लीशन रीजन में जो आपका जनरेशन, जो आपका दो प्रोसेस होता है ना, कौन कौन सा, एक होता है जनरेशन और दूसरा होता है रिकॉम्बिनेशन, ये दोनों नेग्लिजिबल है। रिकॉम्बिनेशन,
ये दोनों नहीं हो रहा है, ये दोनों नेग्लिजिबल है। मतलब नहीं हो रहा है, ना जनरेशन हो रहा है ना रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये जो फोर्थ कंडीशन है, इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि उस जगह पे हमारा चार्ज कैरियर्स का जो कंसंट्रेशन है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स का, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो कंसंट्रेशन है, ये कांस्टेंट है। मोबाइल चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो इन सब के साथ मैं यहां पे एक डायोड बनाता हूं, इन सब थॉट प्रोसेस के साथ जो आपने अभी अभी लिखा है, इन सब को लेके मैंने यहां पे एक डायोड बना दिया। और डायोड में मुझे ये पता है कि मेरा डिप्लीशन रीजन का विड्थ बहुत कम है, तो मैं यहां पे एक डिप्लीशन रीजन बनाया और इसका विड्थ बहुत कम हुआ। लेकिन इसका विड्थ कम होने के कारण क्या है? क्योंकि आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया है। तो ये जो डायोड है इसको मैं फॉरवर्ड बायस कर देता हूं। कैसे? यहां पे मैं एक पॉजिटिव लगा दिया, इधर नेगेटिव लगा दिया और इसको फॉरवर्ड बायस करने के बारे में सोचा। फॉरवर्ड बायस अगर हो गया है तो इसका मतलब है कि ये मेरा पी रीजन है ना, ये मेरा पी रीजन है और यहां पे मेरे पास एन रीजन है। एक तरफ हमारे पास पी रीजन है, एक तरफ एन रीजन है। और ये फॉरवर्ड बायस है, मतलब यहां पे पॉजिटिव है और ये हमारे पास नेगेटिव है, ये भी है। ठीक है, तो ये हमारी कहानी। अब इसको हम दो भाग में बांट देते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंटर में एक और लाइन है जो कि मेटलर्जिकल जंक्शन को शो करता है। तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। अब मैं डोपिंग की बात करूं तो यहां पे हमारे पास एक्सेप्टर एटम्स की डोपिंग जो है वो ज्यादा है और कंपैरिजन टू डोनर एटम्स, मतलब ये हमारा पी प्लस रीजन है और ये एन रीजन है। सभी कुछ क्लियर है? यस सर। तो अगर इसके अकॉर्डिंग मैं एक ग्राफ बनाऊं, सर फिर ग्राफ? हाँ बेटा, ग्राफ इज माई लाइफ। ग्राफ जो है वो मेरी जिंदगी है और मैं इसको बनाना नहीं छोड़ सकता जब तक मैं ईडीसी पढ़ा रहा हूं तब तक। तो ये इसी को मैं एक और ग्राफ में बना रहा हूं। इस ग्राफ में मेरा वाई एक्सिस जो है वो करंट है, ये जो वाई एक्सिस है ये करंट है और करंट का यूनिट जो है वो मिली एम्पेयर में है। ठीक है, वाई एक्सिस करंट है, ये समझ लेना। और एक्स एक्सिस जो है वो आपका लेंथ है। इस डिवाइस का लेंथ जो है यहां से यहां तक, वही इसका भी लेंथ है। और लेंथ जो है वो हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। और एक डायोड का जो लेंथ है वो 0.5 सेंटीमीटर होता है। पूरी कहानी मैंने बता दी। अब ये जो डिप्लीशन रीजन बना हुआ है, इस डिप्लीशन रीजन को भी मैंने यहां पे ड्रॉ करने का सोचा और मैंने ड्रॉ कर दिया। ये डिप्लीशन रीजन भी बन गया। अब जो कंपोनेंट ऑफ करंट है इसी में मैं शो करना चाहता हूं। तो कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ करंट है यहां देखते हैं। ये मेरा एन रीजन है, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो पी रीजन में आएगा, तो पी रीजन में वो रिकंबाइन हो जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, समझ लेना कि भाई यहां पे मेरे पास काफी सारे होल्स है। अब मैं ये जो रीजन के बारे में कहानी लिखी है इधर पे, इसको हटा देता हूं। ये मैंने कर दिया डिलीट और ये भी कर दिया डिलीट। अब विजुअलाइजेशन चालू होती है। जिंदगी में जब विजुअलाइजेशन चालू होगी तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं आयोन्स नहीं बना रहा हूं, लेकिन होल्स काफी सारे बना दिया ऐसे करके, क्योंकि ये पी रीजन है तो यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इस तरफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एन रीजन है। अच्छा, यहां पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। मैं आयोन्स को ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। मेरे को ये पता होना चाहिए अभी तक की स्टडी से कि इस जगह पे आयोन्स अवेलेबल है। अब क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस किया तो सर आपने ये बताया था फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इधर धीरे धीरे आने की कोशिश करेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे इधर आ जाएंगे ऐसे करके, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ये नेगेटिव टर्मिनल सप्लाई करेगा ही। जितने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स को ये नेगेटिव टर्मिनल सप्लाई कर देता है। क्या कर देता है सर? सप्लाई। क्या? या सप्लाई। तो 3-4 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, यहां से यही 3-4 इलेक्ट्रॉन्स और आ गए। तो ओवरऑल इस रीजन को वो न्यूट्रल ही रखने की कोशिश करता है। ये जो बायसिंग आपने किया है, तो
तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ झांके देखे कि भैया यहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है? यस, 2-3 इलेक्ट्रॉन्स है यहां पे माइनॉरिटीज के रूप में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर झांके और इधर आने की कोशिश की है तो ये रिकम्बाइन हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आए और इसके साथ रिकम्बाइन हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आए, इसके साथ रिकम्बाइन हो गए। ये इलेक्ट्रॉन्स आए इस तरफ रिकम्बाइन हो गए। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आके होल्स के साथ रिकम्बाइन हो गए तो इसका मतलब है इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो गया और होल्स भी कम हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? इस रीजन में घुसते साथ ही इस जगह पे इलेक्ट्रॉन्स जो पहले थे वो भी कम हो गए और होल्स भी कम हो गए। चारों को मैं डिलीट कर देता हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन्स भी खत्म और होल्स भी खत्म। इसका मतलब है इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स के घुसने से दोनों को घाटा है। किसको किसको? इलेक्ट्रॉन्स भी कम हो जाते हैं, होल्स भी कम हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहां पे भी है। ये होल्स जो होल्स है देखने की कोशिश करना, ये इधर झांकने के लिए चले गए पड़ोसी गांव में क्या चल रहा है। दे वॉन्ट टू सी व्हाट इज हैपनिंग यहां पे। कब? जब आप यहां पे पॉजिटिव वोल्टेज लगाओगे। तो ये होल्स जो है वो झांकने चले गए। अब यहां होल्स की कमी हो गई तो कुछ होल्स यहां पे जनरेट हो गए। ठीक है, दूसरे तरीके से समझो। एक्चुअली ये होल्स जो है इधर झांकने के बाद ये होल्स आगे बढ़ के इससे रिकम्बाइन भी हो गए। ये इससे रिकम्बाइन हो गए, ये वाला इससे रिकम्बाइन हो गया, ये वाला इससे रिकम्बाइन हो गया। ठीक है, और ये वाला इससे रिकम्बाइन हो गया। तो इस तरीके के यहां पे होल्स की कमी हो गई। अब मैंने यहां पे सोचा कि क्यों ना यहां से होल्स को हटा दिया जाए और इलेक्ट्रॉन्स को भी हटा दिया जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कमी हो गई क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो अब आपको एक आइडिया लग गया कि एक्चुअली में जितने इलेक्ट्रॉन्स इस कॉर्नर में होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स इधर पे नहीं होते, और जब वो इस तरफ आते हैं तो और कम हो जाते हैं। तो बस बात यही थी कि आप उसको बनाओगे कैसे। तो यहां पे उसी चीज को करंट के फॉर्म में ड्रॉ करना है। किस किस के बीच में? इन दोनों एक्सट्रीम के बीच में। ये डायमेंशन है। तो हमको ये पता है कि करंट जो है, फिर से मैं बता रहा हूं एकदम सॉफ्ट भाषा में, करंट जो है वो एक्चुअली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर होल्स पे डिपेंड करता है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो मूव कर रहे हैं। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एन की वैल्यू डिक्रीज होती है, नंबर या फिर काउंट, तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है। बस बात वही था। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जैसे जैसे आगे की ओर आए वो कम हो गया, और जैसे इस पार आए वो और कम हो गए। इस चीज को कैसे ड्रॉ करेंगे भैया? भैया इसको ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जैसे जैसे इधर की ओर आए कम हो गए। इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, जैसे जैसे इधर की ओर आए कम हो गए। यहां पे कुछ बिगड़ा नहीं, फिर इस तरफ आए तो और कम हो गए और धीरे से जीरो हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस कॉर्नर में तो है ही नहीं। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन्स के लिए डायग्राम बन गया। उसी प्रकार भैया यहां पे होल्स भी थे, है ना। होल्स इधर ज्यादा थे, जैसे जैसे इस तरफ आए वो कम होते गए और इधर पे कुछ नहीं बिगड़ा, फिर यहां पे वो खत्म ही हो गए। ये क्या है? ये करंट है, क्योंकि वाई एक्सिस आपका करंट को शो कर रहा है। तो यहां से होल्स आए, इधर आए और कम हो गए, और इधर आए तो अचानक से पूरी तरह कम हो गए। तो ये दोनों लाइंस जो मैंने खींचा है, इसी के अकॉर्डिंग आपका करंट कंपोनेंट डिफाइन होता है। आपको ये पता है जब कोई चार्ज कैरियर दूसरे एरिया में आता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में आए, तो ये इस एरिया में डिफ्यूजन की वजह से मूव कर रहे थे। मैंने तो पहले ही बताया, इलेक्ट्रॉन्स इधर से होल की तरफ झाके, वहां चार्ज कैरियर्स कम था तो डिफ्यूजन हो गए। तो ये जो कंपोनेंट आपने ड्रॉ किया है ऐसे वाला, ये कंपोनेंट एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। तो यहां पे ये करंट है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन, सॉरी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ये पी रीजन है, एंड इट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसके बारे में लिखा हूं मैं।
ये करंट है क्योंकि वाई एक्सिस आपका करंट है। तो सर ये क्या है, ये भी करंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, लेकिन ये एन रीजन में है और वो एक्स की वजह से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बदल रहा है वैसे वैसे ये भी बदल रहा है। सर तो ये क्या है, ये भी आपका करंट है, करंट है ड्यू टू होल्स है, किस रीजन में, ये पी रीजन में, और ये भी विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो ये क्या है, ये भी करंट है ड्यू टू होल्स है, एन रीजन में, ये भी डिस्टेंस के अनुसार चेंज हो रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज हो रहा है इसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो ये चार कंपोनेंट ऑफ करंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। यहां पे कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहां पे कोई रिकॉम्बिनेशन जनरेशन नहीं हो रहा है, और आपने इसको इधर बना के दिखाया है कि डिप्लीशन रीजन में जनरेशन रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपके चार कंपोनेंट्स ऑफ करंट। इसमें से कुछ ड्रिफ्ट करंट है, कुछ डिफ्यूजन करंट है, लेकिन ये चारों कंपोनेंट तो एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी एक डिस्टेंस पे अगर आप करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप उस डिस्टेंस पे जितने भी कंपोनेंट ऑफ करंट है उसको ऐड करना पड़ेगा। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये चार कंपोनेंट्स ऑफ करंट है। अभी के लिए फिलहाल ये चार कंपोनेंट्स ऑफ करंट है, और यही हमारे दिलों में बसा हुआ है। तो मैंने कर लिया इसको फिर से कॉपी। गेटिंग मी? तो इन चारों के बारे में मैं लिखता हूं कि ये कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ करंट है और इसका नाम क्या है, नाम क्या है, पता क्या है, सबके बारे में मैं लिखता हूं। तो यहां पे हमारे पास आई पी पी ऑफ एक्स है। ये क्या है सर, ये करंट है, तो मैं इसके बारे में लिखता हूं ये एक्चुअली ड्रिफ्ट करंट है। तो मैंने इसके बारे में लिखा कि ये एक्चुअली ड्रिफ्ट करंट कंपोनेंट है, ड्रिफ्ट करंट कंपोनेंट है। ठीक है, और ये किसकी वजह से है, ड्यू टू होल्स, ये होल्स की वजह से है। किस रीजन में, इन पी रीजन, ये पी रीजन में फ्लो हो रहा है ना, इन पी रीजन। और ये क्या हो रहा है, ये बदल रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसमें वेरिएशन आ रही है, चेंज हो रहा है। तो मैंने यहां पे लिख दिया वेरिंग, चेंजिंग, वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के अनुसार ये चेंज हो रहा है, इसलिए इसका डोमेन में एक्स लिखा हुआ है। तो ड्रिफ्ट करंट कंपोनेंट ड्यू टू होल्स इन पी रीजन वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्योंकि इस तरफ आ गया तो यही कंपोनेंट जो है वो डिफ्यूजन बन गया, लेकिन इस तरफ ये ड्रिफ्ट है। क्यों ड्रिफ्ट है, क्योंकि ड्रिफ्ट के लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। तो इस रीजन में आपके पास ये यूनिफॉर्म डोप्ड का रीजन है, ये यूनिफॉर्मली डोप्ड रीजन है। अगर ये यूनिफॉर्मली डोप्ड रीजन है तो यहां से होल्स को इस डायरेक्शन में जाने के लिए कंसंट्रेशन का डिफरेंस चाहिए, लेकिन इस x1 और x2 में कोई भी कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब है अगर फिर भी होल्स इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब यहां पे ड्रिफ्टिंग फोर्स लगेगा, या फिर बोल सकते हैं कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स लगेगा। तो अगर ये कंपोनेंट ऑफ करंट एग्जिस्ट करता है और होल्स इसी डायरेक्शन में जा रहा है तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि यूनिफॉर्म डोप्ड एरिया में चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट तभी पॉसिबल है जब उसको ड्रिफ्ट फोर्स लगेगा। ठीक है, पूरा कंसेप्चुअल है जो आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो अब हम यहां पे आई पी एन ऑफ एक्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये आपका ड्रिफ्ट नहीं भाई, ये डिफ्यूजन करंट है। क्या है, ये डिफ्यूजन करंट है, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से चार्ज कैरियर्स मूव कर रहा है। तो डिफ्यूजन करंट कंपोनेंट मैंने लिख दिया, ये डिफ्यूजन करंट कंपोनेंट है। किसकी वजह से, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन, सॉरी ये पी पहले लिखा है ना तो होल्स है ना, तो ड्यू टू होल्स किस रीजन में, इन एन रीजन में, एन रीजन में हो रहा है ये सब काम।
क्योंकि ये वाला कंपोनेंट है, ठीक है, इन एन रीजन। और अगर हम लोग लिखे कि ये भी वेरी कर रहा है, वेरिंग, वेरी मतलब चेंज, वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिस्टेंस के अनुसार ये भी वेरी कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको पकड़ते हैं, सर ये तो इलेक्ट्रॉन्स है, हाँ, किस रीजन में, एन रीजन में, और ये इधर खसक रहा है, तो कंसंट्रेशन तो यूनिफॉर्म है, तो ये जो एरिया है ये भी यूनिफॉर्मली डोप्ड है। यूनिफॉर्मली डोप्ड में चार्ज कैरियर्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब वो ड्रिफ्टिंग करे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि हमारे पास ये जो नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ करंट है, जिसको हम लोगों ने व्हाइट कलर से लिखा सका है, व्हाइट व्हाइट फेस, ठीक है, तो इसको हम लोगों ने व्हाइट कलर से लिखा हुआ है। तो यहां पे आई एन एन एक्स हम लोग लिख दिए। तो ये जो है ये आपका ड्रिफ्ट करंट है, ये ड्रिफ्ट करंट है। और ये किसकी वजह से है, ये कंपोनेंट ऑफ करंट है, कंपोनेंट ऑफ करंट है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ये एन पहला एन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दूसरा एन रीजन के बारे में बता रहा है, इन एन रीजन, ये एन रीजन में चल रहा है, एन रीजन, और ये भी वेरी कर रहा है, किसके साथ, वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये एक्स के साथ वेरी कर रहा है। आखिरी के बारे में भी लिखते हैं, ये दूसरा वाला है, ये व्हाइट कलर का एक और, तो इसके बारे में बोले तो ये कौन है, ये हमारा है आई और पी एन ऑफ एक्स, मतलब होल्स जो एन रीजन में चले गए, नहीं इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स जो पी रीजन में, आई एन पी है ना, आई एन पी ऑफ एक्स। तो ये जैसा लिखा जाता है वैसे इसको पढ़ा भी जाता है। ये सर पढ़िए तो इसको थोड़ा सा, मैं बोला पढ़ता हूं ना, यहां पे ये आपका डिफ्यूजन करंट है, क्या है, ये हमारा डिफ्यूजन करंट है, ये डिफ्यूजन करंट है, किसकी वजह से, डिफ्यूजन करंट का कंपोनेंट है, कंपोनेंट किसकी वजह से, ये है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन पी रीजन, पी रीजन में है, और ये वेरी कर रहा है, तो मैंने बोला कि ये भी वेरी कर रहा है, वेरिंग विथ रेस्पेक्ट टू, हाँ नवराज, ये एन रीजन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्टिंग हो रहा है ना, ड्रिफ्ट करंट component due to electrons in n region varying with respect to x. Navraj, are you aware of this? आप जो बोल रहे हो वही तो लिखा हूं बेटा, बेटा है ना, ये ड्रिफ्ट है और ये डिफ्यूजन है, और सिमिलरली ये ड्रिफ्ट है और ये डिफ्यूजन है। पवन को ईडीसी से प्यार हो गया है,
पवन को ईडीसी से प्यार हो गया है, अब वो ईडीसी के ही सपने देखता है। पवन बोल रहा है पास आउट स्टूडेंट हूं सर मैं, बट सेकेंड ईयर में नफरत थी इस सब्जेक्ट से। बाबा रे, आपने कभी इसको प्यार भरी निगाहों से देखा ही नहीं। प्यार तो देखने वाले की आंखों में होता है, आपने कभी इसको विजुलाइज ही नहीं किया है। एक बार अगर ये दिख जाता तो आपको सेकेंड ईयर में ही प्यार हो जाता, और अभी तक तो शादी हो गई रहती इससे। शादी मतलब गेट निकल गया रहता इसका। अब हो गया सर, उस टाइम नहीं पढ़ाया ऐसा किसी ने इस तरह से। अच्छा, अरे प्यार करवाना थोड़ी पड़ता है, आपकी सेटिंग में नहीं करवा रहा हूं, आपको प्यार खुद ही हो जाना चाहिए था। देखो कितना सुंदर है, कोई और सब्जेक्ट इतना सुंदर दिखता है क्या? बताओ, आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सब्जेक्ट पढ़ डालो, कोई सब्जेक्ट इतना सुंदर दिखेगा तो बताना। कमेंट तो देखो, कोई ससुर बनने को तैयार हो गया है। बेस्ट अंडरस्टैंडिंग है सर अभी तक सब में, देन यू सो मच सर, लव यू। ठीक है, ये क्लियर है क्या? आगे बढ़े? नहीं तो फिर मैं इसमें कुछ और चार चांद लगा दूंगा। ठीक है, इस पेज को आगे बढ़ाए क्या? तो ये चार करंट कंपोनेंट्स है। कोई ये पूछ सकता है कि सर ये दोनों सेम जगह पे इंटरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? एक्चुअली सेम जगह पे इंटरेक्ट करते ही, लेकिन आपने ना जानबूझ के इस रीजन को P प्लस ले लिया है, मतलब यहां पे होल्स ज्यादा है, और यहां पे N ले लिया है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, जिसकी वजह से जब होल्स इधर से इधर जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन से ज्यादा ही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के कंसंट्रेशन से ज्यादा ही है। तो मैंने प्लान किया है, मैंने बोला था आपको विजुअलाइजेशन के लिए किया है, तो प्लान करके ऐसा गेम खेला हूं मैं। और यहां पे ये जो कांस्टेंट लाइन खींचा हूं ये भी प्लान करके खींचा हूं, क्योंकि मैंने दो चार पॉइंट्स आपको बताए थे कि P प्लस N रीजन में ले रहा हूं ताकि आपको प्रॉपरली विजुअलाइज करवा सकूं। पहला भी बात मैंने बताया था। उसके बाद ये जो डिप्लीशन रीजन है, यहां पे जनरेशन रिकॉम्बिनेशन कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अगर जनरेशन रिकॉम्बिनेशन कुछ भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं तो उस रीजन में आपका जो लाइन बनेगा वो फ्लैट बन रहा है, फ्लैट। ठीक है, तो यहां पे कांस्टेंट आपका चार्ज कैरियर्स है, यहां पे कोई बदलाव नहीं हो रहा है।
ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बढ़े, तो हमको यही डायग्राम फिर से दिखा, मान लीजिए, और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली में करंट आप फाइंड आउट कर रहे हो, तो इन सब को कैसे यूज करोगे। एक्चुअली ये सब तो करंट के कंपोनेंट्स है। तो ये सब चीजों के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि डायोड को अगर आपने फॉरवर्ड बायस किया है, मान लीजिए ये डायोड है, मान लेते हैं कि ये डायोड है और आपने इसको कर दिया है फॉरवर्ड बायस कुछ इस तरीके से, ठीक है, और आपने यहां पे एक वोल्टेज लगाया V, ये वही वाला है, उसी के अंदर क्या हो रहा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसके अंदर इस P रीजन से N रीजन के और एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये जो है एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो डायोड तो इतना ही है, अगर आप इतने से डिस्टेंस को डिफरेंट लेंथ में डिवाइड कर देंगे यहां से यहां तक, ये डायोड तो इतना ही है, और इसी को ही आपने यहां पे ये लेंथ को लिखा हुआ है, लेंथ का मतलब है इतना ही। तो मैं यहां पे अगर इतने ही डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये देखिए इतने ही डिस्टेंस की, तो क्या करंट की वैल्यू इतने डिस्टेंस में चेंज हो जाती है। मतलब इतने डिस्टेंस को अगर मैं 3 भाग में डिवाइड कर दूं और आपको बोलूं कि ये जो पहला भाग है यहां पे करंट I1 फ्लो हो रहा है, दूसरे भाग में करंट I2 फ्लो हो रहा है, तीसरे भाग में करंट I3 फ्लो हो रहा है, तो क्या I1 और I2 और I3 सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा। क्या I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू के से बराबर होगी और I2 I3 से बराबर होगी, या फिर I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3, ऐसा होगा। आप मुझे बताएंगे। ये दो ऑप्शंस मैंने क्रिएट किए हैं, और जो मुझसे पढ़ चुका है वो तो बता देगा, जो नहीं पढ़ा है वो बताएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने डायोड के लेंथ में, जिसको x मानता हूं, यहां पे करंट के 3 पार्ट्स को ले लिया, I1 I2 I3, छोटे छोटे हिस्से पे। तो डायोड में ये करंट की वैल्यू सेम होगी। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास यहां पे करंट के कंपोनेंट्स बढ़ गए और ये वही लेंथ है डायोड का, तो यहां पे सभी ने बोला कि सर ए होगा, ठीक है, ये जो है ये ए होगा, मतलब I1 की वैल्यू I2 की वैल्यू के बराबर और I2 की वैल्यू I3 की वैल्यू के बराबर। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है मैं इस डिस्टेंस में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करूं तो करंट की वैल्यू सेम होगी। तो क्यों ना मैं वाई एक्सिस जो है वो करंट का वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू मैं सेम पहले ही ले लेता हूं। क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई करंट की वैल्यू को सेम ले ही लेते हैं ना। ये करंट की वैल्यू है, मान लीजिए ये कांस्टेंट है ना, और करंट का मैग्नीट्यूड जो है ये वाई एक्सिस, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, यहां देखें, कहीं भी देखें, तो करंट जो है वो इतना ही है। इतना कितना है, मान लीजिए इतना 5 मिली एम्पेयर है, तो करंट लेंथ में चेंज नहीं हो रहा है, 5 मिली एम्पेयर है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूं कि करंट की वैल्यू क्या है, मान लीजिए इस डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर रहा हूं x1 डैश, तो करंट की वैल्यू ये दोनों कंपोनेंट को ऐड करके बनेगा। इसकी वैल्यू क्या है सर, ये 0 है, इसकी वैल्यू क्या है 5 मिली एम्पेयर है। सो मैंने यहां पे लिखा एट x1 डैश, ये है ना x1 डैश। तो यहां पे अगर मैं टोटल करंट की बात करूं तो ये दो करंट के कंपोनेंट से ऐड होके बन रहा है। पहला कंपोनेंट ऑफ करंट INP ऑफ x है ना, और दूसरा कंपोनेंट ऑफ करंट प्लस IPP ऑफ x है। अगर ये दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल करंट मिलेगा। IPP ऑफ x की वैल्यू यहां पे कितनी है 5 मिली एम्पेयर, तो ये हो गया 5 मिली एम्पेयर, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये हो गया 0 एम्पेयर। तो ये दोनों का एडिशन कितना आया सर, करंट की वैल्यू आपके पास 5 मिली एम्पेयर आ गई है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं किसी एक और पॉइंट की, मान लीजिए x1 की बात करता हूं। ठीक है, तो यहां पे करंट की वैल्यू एट x1, सो यहां पे एट x1 अगर फाइंड आउट करूं करंट की वैल्यू, तो अगर मेरे को कंपोनेंट के बारे में आइडिया है तो करंट की वैल्यू वो दोनों कंपोनेंट का एडिशन होगा। कौन कौन सा, INP ऑफ x प्लस IPP
पी ऑफ एक्स, ये दोनों का एडिशन होगा। तो हमको ये दिख रहा है कि आई एन पी ऑफ एक्स की वैल्यू बहुत कम है। कितना है सर? ये मान लीजिए 2 मिली एम्पेयर है, और इसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर मैं इसको देखूं तो ये जो है ये बहुत ज्यादा है, यहां से यहां तक ये मान लीजिए ये 3 मिली एम्पेयर है, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां तक काउंट करोगे ना वाई एक्सिस को, तो ये जो पॉइंट है ये 3 मिली एम्पेयर में करंट के लाइन को टच कर रहा है। तो इन दोनों को ऐड करूं तो ये 2 मिली एम्पेयर प्लस 3 मिली एम्पेयर हो गया, तो यहां पे भी टोटल करंट की वैल्यू 5 मिली एम्पेयर हो गई। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करना चाहो तो आप उन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड कर दो जिन दोनों कंपोनेंट्स को मिलकर करंट का टोटल मैग्नीट्यूड बना है। तो इसका मतलब है ये सभी कंपोनेंट्स है और इन्हीं कंपोनेंट के एडिशन से आपको टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जाता है। तो किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर आप करंट के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करते हैं तो वो करंट की वैल्यू 5 मिली एम्पियर ही आएगी। क्लियर है? तो मैंने 2 एग्जांपल यहां पे देके आपको बता दिया। इसका मतलब है करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा है, कंपोनेंट्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है। कंपोनेंट्स की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही है, करंट का मैग्नीट्यूड सेम है किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अगर आप ले ले। तो इसका बिल्कुल ये शाब्दिक मीनिंग है कि मैं अगर करंट के मैग्नीट्यूड की बात करूं या करंट इक्वेशन को फाइंड आउट करने की बात करूं तो किसी भी डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर सकता हूं। अगर किसी भी डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर सकता हूं तो इसका मतलब है मेरे पास सबसे अच्छा डिस्टेंस है 0। मैं इस डिस्टेंस पे करंट की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूं और मैं बोल दूंगा कि सब जगह सेम करंट है। सर इसको क्यों सेलेक्ट कर रहे हो? 2 पॉइंट कि ये 0 एक्सिस पे है तो 0 इज माय फेवरेट। सर 0 किसका फेवरेट होता है? किसी का नहीं होता है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि जब भी मैं कोई मैथमेटिकल एनालिसिस करता हूं उसमें 0 आ जाता है तो बड़ा खुश हो जाता हूं। 1 इंटू 0 0, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 1 डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये 0 एक्सिस जो है ये बड़ा प्यारा होता है, और इस 0 एक्सिस पे मैंने एजम्पशन भी लिया है कि यहां पे कोई जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है यहां पे करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। तो इस जगह पे हमारे पास 2 कंपोनेंट ऑफ करंट है, एक जो कि ये डिफ्यूजन वाला है, कौन सा? आई एन पी ऑफ एक्स। तो यहां पे ये जो कंपोनेंट ऑफ करंट है ये आई एन पी ऑफ 0 है, और दूसरा जो है वो ये वाला है आई पी एन ऑफ एक्स। तो यहां पे मैंने लिख दिया आई पी एन ऑफ 0। अगर इन दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दूं तो टोटल करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो एक आई पी एन ऑफ 0 है, एक आई एन पी ऑफ 0 है। तो बस यहीं पे खतरों के खिलाड़ी जो है उससे हम लोग बच गए और हमको एक इजी इक्वेशन मिल गया कि मैं अगर डायोड में फॉरवर्ड बायस में आईडी करंट की बात कर रहा हूं तो मुझे यही फाइंड आउट करना है आई पी एन ऑफ 0 कितना है प्लस आई एन पी ऑफ 0 कितना है। अगर ये दोनों फाइंड आउट कर लूं तो यही करंट पूरे डिवाइस में फ्लो होगा। तो मुझे इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कितने प्रतिशत भारतीय जो है वो समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? समझ पा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूं? जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ पा रहे हैं? तो सभी का जय हिंद जय भारत आना चालू हो गया, मतलब सभी को समझ में आ रहा है और आप क्रिएटिव भी है, समझदार भी है और आपको कोई स्ट्रेस भी नहीं है। ठीक है, आप क्रिएटिव है, समझदार है, नो स्ट्रेस, आप फटाफट फटाफट समझ जा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी आज तक नहीं मिली मुझे।
तो यहां पे IPN ऑफ 0 और INP ऑफ 0 की बात करते हैं। तो IPN ऑफ 0 और INP ऑफ 0 के बारे में थोड़ा सोचे तो ये दोनों कंपोनेंट ऑफ करंट देखो, IPN और INP। IPN भी डिफ्यूजन करंट है और INP भी डिफ्यूजन करंट है। मतलब डिफ्यूजन करंट की इक्वेशन को यूज करके हम टोटल करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल हम उसी प्रोसेस से जाएंगे और टोटल करंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पकड़ लेते हैं IPN ऑफ 0 को। तो ये है आपका डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स एट x इज इक्वल टू 0। अगर ये डिफ्यूजन करंट ड्यू टू होल्स x इज इक्वल टू 0 पे, तो होल्स का डिफ्यूजन करंट का फॉर्मूला होता है -q इंटू dp बाई dx और उसके साथ है क्रॉस सेक्शनल एरिया A। आपने एक क्वेश्चन भी किया था डिफ्यूजन करंट का। आपको पता है कि यहां पे ये जो dp बाई dx है ये क्या है, एक्चुअली ये p डैश है। जो एक्स्ट्रा चार्ज कैरियर्स आ रहे हैं ये p डैश है। किस रीजन में जा रहे हैं, n रीजन में, एंड विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस चेंज हो रहे हैं। तो एक्चुअली जो आपके पास dp बाई dx है वो ये है चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ होल्स विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द n रीजन, और ये एक्सेस कंसंट्रेशन है इसलिए मैंने डैश लगा दिया। ये एक्सेस कंसंट्रेशन है इसलिए मैंने डैश लगा दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? यस। तो हमको ये पता है कि जब हम P डैश N की बात करें, यहां पे अलग से करते हैं, जब हम P डैश N की बात करें तो ये जो P डैश N है दैट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x है ना, ये जो P डैश N है दैट इज चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हमारा एक्सेस कंसंट्रेशन है। ये हमारा एक्सेस कंसंट्रेशन है जो विथ रेस्पेक्ट टू x जो है वो चेंज हो रहा है। तो हमको ये पता है कि P डैश N ऑफ x जो है वो P डैश N ऑफ 0 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय LP होता है। P डैश N ऑफ 0 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय LP होता है। तो अगर हम लोग dP डैश N ऑफ x डिवाइडेड बाई dx कर दे तो ये हो जाएगा आपके पास P डैश N ऑफ 0 इंटू ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय LP डिवाइडेड बाय माइनस LP, है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको माइनस LP मिल जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है ये एक्चुअली 0 डिस्टेंस पे फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको x इज इक्वल टू 0 कर दिया। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, अगर आपको याद होगा तो इसका मतलब है ये जो आपको फाइंड आउट करना है ये आपको x इज इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू 0 की बात करें तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये आ जाएगा P डैश N ऑफ 0 इन डिवाइडेड बाय LP। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा क्योंकि x की वैल्यू आप 0 पुटअप करोगे तो ये 1 हो जाएगा। और हमको ये पता है, क्या पता है, सिंस वी नो कि अगर हमसे कोई टोटल कंसंट्रेशन पूछे Pn एट एनी डिस्टेंस x इज इक्वल टू, हम बोलेंगे कि आपके पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन था प्लस जो एक्सेस कंसंट्रेशन था वो दोनों का एडिशन है। ये आप लोग को पहले से पता है, ये आप लोग बना चुके हैं फर्स्ट यूनिट में।
तो ये क्या है, ये आपका टोटल कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है। और ये क्या है, ये आपका एक्सेस कंसंट्रेशन है। तो टोटल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन प्लस एक्सेस कंसंट्रेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई पी डैश एन ऑफ जीरो के बारे में बात करे, पी डैश एन ऑफ जीरो के बारे में बात करें, तो ये पी डैश एन ऑफ जीरो को आप फाइंड आउट कर सकते हैं पी एन एट जीरो माइनस पी एन नॉट, ये दोनों के डिफरेंस है। तो बस मेरे को वही बात पता चल गया। और आखिरी में मैं इसको संपूर्ण कर देता हूं कि ये एक्चुअली पी एन एट जीरो माइनस पी एन नॉट का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय एलपी है। एलपी जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है। तो मेरे को इसका फॉर्मूला जो है वो इसका हिसाब किताब मिल गया है। मतलब क्या कि इसको मैं लिख सकता हूं एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो ये पी एन ऑफ जीरो माइनस पी एन नॉट डिवाइडेड बाय एलपी हो जाएगा, एलपी हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं आई पी एन एट जीरो फाइंड आउट कर रहा हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये नेगेटिव एलपी है, ये नेगेटिव भी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो साइन है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्यू हो जाएगा, ये डीपी हो जाएगा। और ये हमारे पास पी एन एट जीरो माइनस पी एन नॉट ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय एलपी, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई हो गया। कुल मिला के ये दोनों कंपोनेंट का एडिशन टोटल करंट देता है। किसी एक कंपोनेंट को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे पास ये इक्वेशन उतर के आ गया है। यहां पे एक नई थ्योरी हम लोग लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ जंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉ ऑफ जंक्शन क्या बताता है कि एक पीएन जंक्शन में जहां पे जंक्शन है वहां पे कितने सारे चार्ज कैरियर्स दूसरे साइड डिफ्यूज होने के लिए तैयार है। सर कितने चार्ज कैरियर डिफ्यूज होने के तैयार है? तो वो तो यही हुए पी एन एट जीरो, यही वो चार्ज कैरियर से दूसरे साइड डिफ्यूज होने के लिए तैयार है, क्योंकि ये होल्स कंसंट्रेशन इन एन रीजन एट जीरो डिस्टेंस पे। तो इसके लिए उन्होंने बनाया है कि ये जो है पी एन नॉट ई रेस टू वी डिवाइडेड बाई वी टी, ये फॉर्मूला है जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने चार्ज कैरियर्स दूसरे साइड डिफ्यूज होने के लिए तैयार है। इसके लिए छोटा मोटा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये जो है ये लॉ ऑफ जंक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने वोल्टेज लगाया, ध्यान से सुनते रहेंगे कि जब आप एक डायोड में इस तरीके का वोल्टेज लगाते हैं तो मैंने आपको दिखाया है, क्या दिखाया है सर, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दूसरे पार जाने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे झांके और वो गिरने के लिए तैयार है। तो ये जो चार्ज कैरियर्स है जो दूसरे साइड जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, इसी को हम वो चार्ज कैरियर्स बोलते हैं जो डिफ्यूज होने के लिए तैयार है एट डिस्टेंस जीरो। और वो जब डिफ्यूज होते हैं वही रिकंबाइन हो जाते हैं। तो बस हमको उस चार्ज कैरियर्स को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट ने एक लॉ दे दिया कि लॉ ऑफ जंक्शन से आप फाइंड आउट कर सकते हो कितने होल्स एन साइड में जीरो डिस्टेंस पे डिफ्यूज होने के लिए तैयार है। तो उसको मैंने पी एन नॉट ई रेस टू वी डिवाइडेड बाई वी टी से डिफाइन कर दिया। थोड़ी देर बाद हम लोग इसको थोड़ा सा एलोब्रेट भी करेंगे, लेकिन अभी आप मान लीजिए कि लॉ ऑफ जंक्शन है। तो बस हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, वो ये वाला है। अब इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिखूं फिर से नेक्स्ट स्लाइड में, तो आपको ये आइडिया पूरा लग जाएगा। तो मैंने इसको उठाया और यहां पे उठा के पटक दिया, ये इक्वेशन मेरा आ गया। ये अब मेरे लॉ ऑफ जंक्शन अगर मैं लगा दूं इधर पे, तो इस इक्वेशन की हालत क्या होगी ये देखते हैं। जब मैं इस इक्वेशन में लॉ ऑफ जंक्शन लगाता हूं तो आई पी एन एट जीरो जो है वो हो जाएगा आपके पास क्यू डी पी, और इसके पास पी एन जीरो इंटू ई रेस टू वी डिवाइडेड बाई वी टी हो जाएगा, माइनस पी एन नॉट हो जाएगा,
और डिवाइडेड बाय एलपी हो जाएगा, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, ये क्यू आ गया, डीपी आ गया, और ये पी एन 0 हो गया। एंड उसके बाद आपके पास है ई रेस टू वी डिवाइडेड बाई वी टी -1 इंटू ए, और ये एलपी से डिवाइड हो गया। ये दोनों को लिखने में अंतर है, एक के पास ब्रैकेट में 0 है, इसका मतलब है 0 डिस्टेंस पे, और ये जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन कितना था, जिसको हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन बोलते हैं ये। तो पी एन नॉट के बारे में अगर आप भूल गए हैं तो पी एन नॉट जो है वो है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम में आपके पास माइनॉरिटी कंसंट्रेशन कितना है, माइनॉरिटी कंसंट्रेशन कितना है ये। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, पी एन नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डी। अगर एन डी की वैल्यू कांस्टेंट लेते हैं, ताइवान या फिर अमेरिका नहीं जाके दे हैं, तो इसका मतलब है आपका पी एन नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई स्क्वायर है। और एन आई स्क्वायर के बारे में आपको पता है कि ये ए नॉट इंटू टी क्यूब इंटू ई रेस टू माइनस ऑफ ई जी अपन के टी इस पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है एन आई जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ गया जो कि आई पी एन एट 0 के लिए है, और ये है क्यू डी पी पी एन नॉट इंटू ए डिवाइडेड बाय एल पी, और इसके साथ है ई रेस टू वी डिवाइडेड बाय वी टी -1। लेकिन सिर्फ इस कंपोनेंट को निकालने से ओवरऑल करंट नहीं आएगा। क्यों सर, निकल तो गया, अब भी आपको क्या सूझ रहा है, भैया एक और बचा है। कौन, अभी तो आपने आई पी एन ऑफ 0 को ही निकाला, आई एन पी ऑफ 0 भी बचा हुआ है। तो अगर आप आई पी एन ऑफ 0 की बात करते हैं तो ये ऐसा ही आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप फाइंड आउट करके आराम से इत्मीनान से इसको देख लेना। अगर हम लोग आई एन पी एट 0 फाइंड आउट करें तो ये भी ऐसे ही आएगा, क्यू डी एन पी एन नॉट जो है वो एन पी नॉट हो जाएगा, एरिया तो एरिया है, एल पी जो है वो एल एन हो जाएगा, और यहां पे ई रेस टू वी डिवाइडेड बाय वी टी -1, ये ऐसा आ जाएगा। तो टोटल करंट जो है वो इन दोनों का एडिशन है। ठीक है, आपको मैंने दिखाया था ना, यस। तो अगर हम लोग टोटल करंट की बात करें तो ये उन दोनों का एडिशन है, किसका किसका, आई पी एन ऑफ 0 प्लस आई एन पी ऑफ 0 का एडिशन है। तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यू डी पी पी एन नॉट डिवाइडेड बाय एल पी प्लस ये हो जाएगा ए क्यू डी एन इंटू एन पी नॉट डिवाइडेड बाय एल एन मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू वी डिवाइडेड बाय वी टी -1। ये हो गया आपका ओवरऑल करंट का इक्वेशन। तो ये क्या है, ये डायोड का करंट है। अब आपको ये याद होगा कि डायोड को मैंने फॉरवर्ड बायस में कंसीडर किया था, तभी ये सब चीजें हो रही है। तो इसका मतलब है ये डायोड का फॉरवर्ड बायस्ड का करंट है, और इसका फॉर्मूला आपके पास ये है। लेकिन आप जो फॉर्मूला लिखते हैं वो ऐसा लिखते हैं, आई नॉट ई टू द पावर बी डिवाइडेड बाय ईटा वी टी -1, ये आपका फॉर्मूला होता है और ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, इसका सीधा साधा ये मतलब है कि सर आपने आई नॉट को ए क्यू डी पी पी एन नॉट डिवाइडेड बाय एल पी प्लस ए क्यू डी एन एन पी नॉट डिवाइडेड बाय एल एन ऐसा लिख दिया है। हाँ मैंने वैसा लिख दिया, क्यों लिखा वो भी मैं बताऊंगा। तो ये आपका करंट इक्वेशन है जो आप यूज करते हो मेनी टाइम्स, उसका डेरिवेशन है ये। तो ये मैं क्यों लिखता हूं वो भी मैं बताऊंगा। अब ये जो ईटा है इसके बारे में सोचते हैं, ये वाला वैल्यू, ये ईटा है। ये जो ईटा है, ये ईटा जो है इससे हम घर बनाते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये ईटा जो है इसका नाम होता है आइडियलिटी।
और उसके साथ क्या है, ये फैक्टर है। क्या है, हमारे इक्वेशन में ईटा नहीं आया था, ये ईटा की वैल्यू नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हम लोगों ने बहुत बहुत सारा एजम्पशन लेके इसको सॉल्व किया। कौन कौन सा एजम्पशंस, ये सारे सोच के इसको सॉल्व किया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके डिप्लीशन रीजन में कोई भी जनरेशन रिकॉम्बिनेशन नहीं हो। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहां से होल्स इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो दोनों रिकम्बाइन होंगे ही होंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की क्वालिटी है। और आपने ले लिया कि जंक्शन में कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो ये 100% प्रैक्टिकली सही नहीं है। क्या है, ये प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट है, प्रैक्टिकली नॉट करेक्ट हो गया। लेकिन थियोरेटिकली हम लोगों ने इसको ले लिया था। तो जब हम लोगों ने डायोड करंट का प्रैक्टिकल वैल्यू मेजर किया और इस फार्मूले से उसके करंट की वैल्यू को मेजर की, तो कुछ चेंजेस आए। तो प्रैक्टिकल वैल्यू मेजर किससे किया? एमीटर से। डायोड के दोनों छोर में एमीटर लगाए और उसमें एक एमीटर लगाए और उसमें एक वोल्टेज सोर्स लगाए और करंट की वैल्यू को मेजर किए, समझ लो। तो ये जो करंट की वैल्यू आई और मेरे फार्मूले से जो आ रहा था ये वाला, इन दोनों की करंट की वैल्यू मैच नहीं हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ फैक्टर इसमें जोड़ना पड़ेगा। जब उसने इस आइडियलिटी फैक्टर की वैल्यू को यहां पे जोड़ा, ईटा की वैल्यू को यहां पे जोड़ा, तो सारा कुछ सही हो गया, मतलब करंट की वैल्यू मैच करने लगी। तो उन्होंने बोला कि भाई एक एक्स्ट्रा फैक्टर यहां पे जोड़ दो ताकि आपका करंट मोर एक्यूरेट आए। तो यहां पे ईटा की वैल्यू को जोड़ दिया। फिर ईटा की वैल्यू को जोड़ा, फिर जर्मीनियम में मेजर किया कि जर्मीनियम का डायोड है, जर्मीनियम का डायोड है तो भाई ईटा की जरूरत ही नहीं है, ईटा की वैल्यू को 1 ले लो, ठीक है। अगर सिलिकॉन का डायोड है तो ईटा की वैल्यू को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि करंट मैच नहीं कर रहा है, तो ईटा की वैल्यू को कितनी जोड़े? 2 जोड़ दो, करंट का वैल्यू मैच कर जाएगा। यह है इसकी कहानी, मेरी जुबानी, ठीक है। तो आपको ना ये सब चीज का बेहतरीन आइडिया होना चाहिए। तो ये है ईटा आइडियलिटी फैक्टर। अब आप ईटा के बारे में और भी सुनिए। ये जो आइडियलिटी फैक्टर है ये आइडियली 1 ही होता है। ये मैक्सिमम केस में, हर केस में 1 ही होता है। बाय डिफॉल्ट ये 1 ही होता है, ठीक है। और गेट के क्वेश्चन में ईटा की वैल्यू अगर नहीं दी गई है तो आपको इसको 1 ही लेना है, मतलब ये वाला फॉर्मूला लेना है। लेकिन अगर ईटा की वैल्यू दे दी गई है तो आपको उस वैल्यू को यूज करना है। लेकिन हमारे बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे ईटा की वैल्यू 2 होगी, ईटा की वैल्यू 1 होगी, लेकिन गेट के क्वेश्चन में ईटा की वैल्यू 1 होगी। अगर गिवन नहीं है तो, अगर गिवन है तो जो वैल्यू गिवन है उसको आपको यूज करना है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन और ये हो गया ईटा की कहानी। अब हम इसके अंदर चले जाएं कि ये जो पूरे फैक्टर है इसको आप आई नॉट क्यों ले लिए, इसके पीछे क्या कहानी है। तो अगर आपको अभी तक की कहानी समझ में आई है तो आप एक बार भारत माता की जय करवा दीजिए, तो मैं फिर से आगे बढ़ता हूं। सही तो किया मैं इसको, कुछ गलत है क्या यहां पे?
1/LP मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं ना मैं। भाई ये आप जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, सत्यम पी डैश एन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, कैसे सोच रहे हो? तो ये होगा आपके पास -1/LP, और उसके साथ होगा आपके पास पी डैश एन ऑफ 0, और उसके साथ होगा e⁻⁻x/LP। ऐसा ही होगा ना? सत्यम सॉरी बोल दिया, चलो ठीक है, सॉरी बोल दिया तो माफ कर दिए। अटेंटिव रहना बहुत जरूरी है। अब शुक्ला जी, एलपी जो है वो हो गया ना, ये नेगेटिव है और आपके पास पहले से नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव हो गया ना। देखो एक बार आपकी कॉपी में जो जो लिखा है, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि भाई आपकी कॉपी में जो लिखा है उसको आप देखो, लिखे हो नहीं लिखे हो, यहां बोर्ड में देखोगे आपको डाउट। कुछ भी टाइप करने से पहले सॉरी बोलने से अच्छी बात है कि पहले आप देख लो कि सर जो है वो कई साल से पढ़ा रहे हैं, तो गलतियां रेयर करेंगे। एब्सेंट माइंड रहेगा तभी गलती होगा। तो टाइम वेस्ट मत करो भाई साहब। अगर मैं गलती करता तो ये फॉर्मूला उठ के नहीं आता। ठीक है, कुछ भी कुछ पूछोगे और टाइम वेस्ट करोगे तो कोई मतलब नहीं है। कई बार मैं बोलता हूं कुछ यहां पे चैट बॉक्स में टाइप करने से पहले पहले सोच लो, देख लो, समझ लो, उसके बाद पूछो। सर मेरे पास बंदूक आया तो मैं गोली मार दिया। अरे देख लो ना पहले कि बंदूक आया है, वो कैसे चलता है, कैसे मारते हैं, फिर मारो। अब चैट बॉक्स क्या मिल गया मतलब कुछ भी लिख दिए। ठीक है, तो ये सब याद रखना, इसके अकॉर्डिंग है। अब चले जाते हैं कि ये आईडी जो है कितना बज गया है। 9 बजे तक तो पढ़ ही सकते हैं, ज्यादा लंबा खींचने से भूख लग जाता है। तो यहां पे आईडी जो है वो आई एफ है, आई नॉट है, ई टू वी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी -1 है। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू ये है। अब मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो आई नॉट है ये आपका रिवर्स करंट है। सर अभी तक तो फॉरवर्ड चल रहा था, तो मैं ये बोलना चाहता हूं बेटा कि ये आई नॉट जो है ये एक्चुअली रिवर्स सैचुरेशन करंट का एक्सप्रेशन है। सर इसको प्रूफ करिए ना। ठीक है, प्रूफ करता हूं मैं। हमको ये पता है कि जब हम लोग एक डायोड करंट की बात करते हैं तो हमारे पास I इज इक्वल टू, ये I क्या है, ये आपका फॉरवर्ड करंट है जिसको आप ID से भी लिखते हो। क्यों? क्योंकि मैंने जो डिवाइस लिया था उसके 4 एजम्पशंस में मैंने ये भी लिखा था कि ये फॉरवर्ड करंट का इक्वेशन है और डिवाइस जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है। इसी का एक्सप्रेशन हमारे पास आया है आई नॉट ई टू द पावर वी डिवाइडेड बाय वी टी -1। आइडियलिटी फैक्टर को मैं 1 ले रहा हूं, मान लेते हैं।
तो मेरे पास यहां पे इस V का वैल्यू जो है ये क्या है, ये आपका डायोड का टर्मिनल वोल्टेज है। ये क्या है, ये डायोड का टर्मिनल वोल्टेज है। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब जब भी आपके पास कोई डायोड, इसको हम लोग VD से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई डायोड है इस तरीके का और आप इस डायोड के टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो इन दोनों टर्मिनल्स में जो भी वोल्टेज लगा हो, यहां पे प्लस लगा हो या माइनस लगा हो, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो भी वोल्टेज लगा हो डायोड का टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है जब आप P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो, और यही टर्मिनल वोल्टेज जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो मेरे पास वही डायोड है, समझ लो। अगर मैं यहां पे P को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और N को मैं पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं V की वैल्यू को नेगेटिव लगा दूं, V जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो इसका मतलब है डायोड जो है वो रिवर्स बायस हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। अगर डायोड रिवर्स बायस हो गया तो उस कंडीशन में मैं इस डायोड के करंट की बात करता हूं, तो आप देखिए करंट हमारे पास क्या आएगा, ID इज इक्वल टू, ये ID है, ये हमारे पास I0 है, उसके साथ e टू दी पावर रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को मैं ले लेता हूं कि मान लीजिए 2 वोल्ट लगा दिया, तो यहां पे 2 डिवाइडेड बाय 0.026 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। तो अगर ऐसा कुछ इक्वेशन आता है तो आप में से कोई भी फाइंड कर दे किसकी वैल्यू e टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.026, तो आपको यहां पे कुछ तो वैल्यू मिल जाएगा 0.000, ऐसा 1 टाइप का कुछ मिलेगा। देख लो क्या मिलेगा। इसका मतलब है ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 होता है। कब, जब आप यहां पे नेगेटिव साइन लगाओगे तभी होगा ये पॉसिबल, पॉजिटिव लगाओगे तो नहीं। तो मैंने यहां पे -2 वोल्ट, रिवर्स बायस की वैल्यू 2 वोल्ट नेगेटिव है, तो यहां पे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे बहुत लेस आएगा, क्योंकि ये एक्चुअली में 1 डिवाइडेड बाय e टू दी पावर 2 डिवाइडेड बाय 0.026 है, तो ये बहुत लेस आएगी, है ना, ये बहुत लेस आएगी। तो अगर ऐसा है तो जब भी V की वैल्यू नेगेटिव लगेगी तो आपका ID का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ID का एक्सप्रेशन हो जाएगा I0 0-1, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ I0 और ये ID है। इसका मतलब है ID की वैल्यू माइनस ऑफ I0 है। अब ये जो माइनस साइन है ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर ID आपका, अगर ID जो है ये फॉरवर्ड बायस है, ये P टू N जा रहा है, P से N की ओर, अगर यही ID जो है वो नेगेटिव हो जाता है तो इसका मतलब है ये N टू P जाएगा। अगर ये N टू P जाएगा तो ये रिवर्स करंट है। तो यहां पे नेगेटिव होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट N टू P हो गया है। किसका, ID का डायरेक्शन ऑफ करंट N टू P हो गया है, और I0 जो है वो उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है कि डायरेक्शन क्या है और मैग्नीट्यूड क्या है। तो अगर करंट N टू P हो गया है इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया है, तो ये रिवर्स करंट ही होगा। तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि ये जो है ये रिवर्स करंट है। अब हम ये देखेंगे कि ये करंट सैचुरेशन क्यों है। ठीक है, आपको मैंने प्रूव कर दिया कि ये करंट रिवर्स करंट क्यों है, क्योंकि I0 जो है वो रिवर्स करंट के मैग्नीट्यूड के बारे में ही बता रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन N टू P हो गया। अब हम ये देखेंगे, हाँ ऋतुराज ने फाइंड आउट भी कर लिया, ये 3.91 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 आ रहा है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये आपको मिलेगी 3.91 इंटू 10 रेज टू द पावर -34, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0 है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो ये हटा देते हैं अब। ठीक है,
ये मैंने आपको बता दिया सारा कुछ कि वो रिवर्स सैचुरेशन करंट क्यों माना जाता है। आप अगर एक बार और देखोगे तो और डेप्थ में समझ में आएगा, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, वरना आप फंस जाओगे, दब जाओगे, फंसा दिए जाओगे और कोई नहीं बचा पाएगा। तो ये ऐसा है। तो अब इसमें सैचुरेशन वर्ड क्यों जुड़ गया वो हम लोग ढूंढते हैं। तो ये जो आई नॉट है ये मैग्नीट्यूड को डिफाइन कर रहा है। करंट का डायरेक्शन मैंने बता दिया कि पी टू एन टू पी होगा, और इसका फॉर्मूला है ए क्यू डी पी पी एन नॉट डिवाइडेड बाई, ये गेट में आता है, एल पी प्लस अरिजीत सिंह का गाना ए क्यू डी एन एन पी नॉट डिवाइडेड बाई एल एन। ठीक है, ये जो है ऐसा हो गया। यहां पे ए जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ए क्या है? ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डायोड। ये डायोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो डायोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? मान लीजिए ये एक डायोड है और आपको मैंने पहले भी दिखाया है। तो ये आपका डायोड का डायमेंशन है ऐसा, और इन दोनों के बीच में ये मान लीजिए ये उसका ऐसा ऐसा, ये उसका पी रीजन है, एन रीजन है, और इन दोनों के बीच में ये मेटलर्जिकल डिफरेंस है। तो जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो एक आपके पास पी साइड है और एक आपके पास एन साइड है, तो करंट या तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा पी टू एन, या तो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। जिस भी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसके नॉर्मल में जो भी एरिया होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। नॉर्मल मतलब 90 डिग्री या परपेंडिकुलर। तो अगर आपका करंट का डायरेक्शन ऐसा है कुछ भी है, तो ये उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। इसी को हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। एक बार डायोड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफाइन हो गया, फिर से ताइवान या अमेरिका जाके वही वो चेंज होगा, वरना आप इसको बदल नहीं सकते। मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू होती है कांस्टेंट, ये नहीं बदली जा सकती अनटिल अनलेस आप उसको फिर से फैब्रिकेट कर दो। ये कांस्टेंट है। Q जो है वो आपका चार्ज है जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम है। ये भी क्या है सर? ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। और क्या है बेटा? सर ये डीपी है ना, ये बड़ा कमबख्त है, ये कांस्टेंट नहीं होगा भाई, ये भी कांस्टेंट है क्योंकि इसका नाम ही डिफ्यूजन कांस्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं यहां पे पी एन नॉट। ये पी एन नॉट कांस्टेंट नहीं होगा सर। पी एन नॉट जो है वो एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डी है। तो ये एन डी तो कांस्टेंट है क्योंकि इसको फैब्रिकेशन के टाइम ही बदला जा सकता है, और ये जो एन आई स्क्वायर है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि टेम्परेचर तो कभी भी बदल सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ए नॉट टी क्यूब ई टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ ई जी नॉट अप ई जी अपन के टी, ये इसका फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय एन डी जो है ये कांस्टेंट है। तो अब आप देख लीजिए कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये क्या है? ये टेम्परेचर है। इसका मतलब है कि आपका पी एन नॉट की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो यहां पे ये जो है ये की आइटम वेरिएबल है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वेरिएबल है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। सिमिलरली ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, तो इसके लिए भी ये है, और बाकी सारे पैरामीटर्स तो कांस्टेंट है। ठीक है, एल एन जो है वो आपका डिफ्यूजन लेंथ है, और फॉर ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ये भी आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब है पूरी तरह आपका आई नॉट की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो ही ये बदलेगा। तो सर सैचुरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि आई नॉट की वैल्यू जो है वो वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही है। आई नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज है। मतलब फॉरवर्ड या फिर रिवर्स बायस है या फिर कितना वैल्यू है, ये किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आई नॉट जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज है, बट ये किस पे डिपेंड करता है? बट डिपेंड्स, ये डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसका मतलब है जब आप ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे
कि आप आई नॉट में बदलाव देखना चाह रहे हो ड्यू टू रिवर्स बायस वोल्टेज। ये रिवर्स बायस वोल्टेज को आप वी आर कर दो, क्योंकि ये रिवर्स करंट है तो इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। लेकिन अगर आप आई नॉट में बदलाव देखना चाह रहे हो टेम्परेचर के बदलने से, तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो आएगी, क्योंकि आई नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो ये जो रीजन है कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में ये चेंज नहीं होता है, इसी कारण से इसको हम रिवर्स, इसको हम लोग रिवर्स, रिवर्स तो ठीक है सर, ये सैचुरेशन करंट बोलते हैं। तो ये सैचुरेशन इसलिए हुआ क्योंकि इट इज नॉट चेंजिंग विथ रिवर्स वोल्टेज, तो ये सैचुरेशन वर्ड इसीलिए आया, सैचुरेशन और करंट। तो ये जो सैचुरेशन आया ये वोल्टेज के रेस्पेक्ट में नहीं चेंज होने से आया। तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है तो आपका वोल्टेज कितना भी चेंज कर लो रिवर्स करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। लेकिन टेम्परेचर की वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो रिवर्स करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो ये डायोड करंट की इक्वेशन की कहानी है, मेरी जुबानी है। यस, अगर किसी का ये क्वेश्चन है कि सैचुरेशन कंडीशनल है तो यस। सर आज ईडीसी को रात भर प्यार करना होगा। क्यों? पूरी रात नहीं कर पाओगे भाई। कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में सैचुरेट होके ना भन्न भन्न करने लगेगा। मैं बता तो दूंगा, डाइजेस्ट भी करना पड़ता है। खाना खा तो लेते हैं, ज्यादा खाना खाओगे तो डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगी, ज्यादा प्यार करोगे तो नफरत हो जाएगा। तो प्यार भी ना लिमिट में करना चाहिए। पूरी रात प्यार करोगे तो ईडीसी से नफरत हो जाएगा। ईडीसी अलग सब्जेक्ट है भाई, ईडीसी अलग है, सच में अलग है। छोटे छोटे कंसेप्ट इसमें बहुत सारे हैं, दूसरे सब्जेक्ट की तरह नहीं है कि मतलब देखे और समझ में आ गया। इसमें हर एक लाइन में आपको लगेगा कि कितना डेप्थ है। हर एक लाइन को आप ध्यान से देखोगे तो डेप्थ ही डेप्थ है। मतलब समझने के लिए सोचना पड़ेगा ये यार, मतलब गजब टाइप का चीज है, इस लेवल का चीज है। ठीक है, तो एक लिमिट में प्यार करते हैं ताकि फिर से कल प्यार कर सके। गेट 22 तक प्यार होना चाहिए, प्यार कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो नफरत हो गया तो तलाक हो जाएगा, फिर डिवोर्स हो जाएगा इससे। हाँ, आज 11 बजे तक पढ़ेंगे ना हम लोग, 11 बजे तक पढ़ेंगे आज। अभी ब्रेक दूंगा 9 बजे, आधे घंटे का। खाना वाना खा लेना।
सर आपके होते हुए डिवोर्स नहीं होगा। अच्छा, मैं एडवोकेट हूं क्या? कुछ लोग लिखे हैं गेट के साथ भी और गेट के बाद भी। यस सर। भूख लग रही है। ओके। तो देखो ये जो कंडीशन है ना, ये जो है ये रिवर्स वोल्टेज की। सर मैं कोई ये भी पूछ सकता है सर, रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू को मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूं तो भी क्या ये करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी? तो आपको मैं एक कैरेक्टरिस्टिक दिखाता हूं। देखो डायोड करंट का इक्वेशन जो है वो ऐसा है, आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू दी, ये तो मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है, वी डिवाइडेड बाय वी टी -1, माइनस नीचे है ना, -1, ये ऐसा है। जब आप V की वैल्यू पॉजिटिव लगाओगे, मतलब जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे, क्या करोगे, फॉरवर्ड बायस करोगे, तो एक ही चीज है कि आपका V जो है एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। तो V की वैल्यू पॉजिटिव है और एक्सपोनेंशियल है, तो आपका ID जो है वो आई नॉट ई टू द पावर V डिवाइडेड बाय VT से लिख सकते हो, -1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप अगर फाइंड आउट करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं कर लूं कि अगर V की वैल्यू मान लीजिए +2 वोल्ट है, ठीक है, तो ये जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है आई डी इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर, ये +2 डिवाइडेड बाय 0.026, ये जो है ये वेरी मच ग्रेटर देन 1 आता है ना। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, 0.026। इसमें अभी अभी ऋतुराज ने फाइंड आउट करके दिखाया था ना, +2 डिवाइडेड बाय 0.026, ये वेरी मच ग्रेटर देन 1 आता है, इसलिए मैंने 1 को इग्नोर कर दिया। इसका मतलब है फॉरवर्ड बायस में करंट की वैल्यू जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। जब फॉरवर्ड बायस में करंट की वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है, तो जब आप एक डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं, तो आप यहां पे वोल्टेज को लिखते हैं डायोड का और यहां पे करंट को लिखते हैं डायोड का। तो आप देखिए ये जो करंट की वैल्यू है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है एक लिमिट के बाद, यहां के बाद। तो डायोड करंट की वैल्यू जो है वो सडनली एक्सपोनेंशियली राइज करती है। तो ये वही कारण है जिसका ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन की वजह से ऐसा होता है। मतलब ये जो करंट है ये आपका फॉरवर्ड करंट ऑफ डायोड है ID, और इसका फॉर्मूला है आई नॉट ई रेस टू वी डिवाइडेड बाय ईटा वीटी। ये जो वैल्यू है ये आपका V गामा होता है, V विथ सब्सक्रिप्ट गामा। ये V गामा जो है ये एक्चुअली कट इन वोल्टेज के नाम से जाना जाता है, कट इन वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। इसको ब्रेक पॉइंट वोल्टेज भी बोलते हैं, इसको काफी नाम है, इसका नाम ब्रेक पॉइंट वोल्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इसको कई भाषा में हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो इसका नाम है वो है कट इन वोल्टेज। तो ये कट इन वोल्टेज जो है वो थियोरेटिकली फाइंड आउट नहीं किया जाता, ये लैब में बैठ के फाइंड आउट किया जाता है किसी डायोड का क्या कट इन वोल्टेज है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, और कट इन वोल्टेज और डायोड का बिल्ट इन वोल्टेज दोनों सेम नहीं होता, ठीक है। तो ये जो कट इन वोल्टेज है ये लैब में बैठ के फाइंड आउट किया जाता है। इसकी वैल्यू 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट के अप्रॉक्स होती है फॉर सिलिकॉन डायोड, अगर डायोड सिलिकॉन से बना है तो, और इसी की वैल्यू 0.2 से लेके 0.3 के बीच में होती है फॉर जर्मेनियम डायोड, ठीक है। तो ये कट इन वोल्टेज आया क्यों, इसका कहानी ये है क्योंकि डायोड में इनिशियली इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड था। जब डायोड को हम नो बायस कंडीशन में रखे थे, डायोड के जंक्शन में चार्ज थे, एक वोल्टेज भी था, और जब तक आप एक्सटर्नल वोल्टेज उस वोल्टेज के बराबर नहीं लगा रहे थे तब तक करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स जा ही नहीं पा रहा था। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन से पी रीजन जाने के लिए एक मिनिमम वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन जाएगा और करंट फ्लो होगा।
तो वो जो मिनिमम वोल्टेज आप एक्सटर्नली लगा रहे हैं उस वोल्टेज की वैल्यू को कट इन वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। तो ये एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू है ना, ये Vd का एक पर्टिकुलर वैल्यू है। और आप जो V नॉट लिखते हैं VBI, वो एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू नहीं है, वो इंटरनल वोल्टेज की वैल्यू है, इसलिए दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। ये V गामा जो है वो एक्सटर्नल वोल्टेज की वैल्यू है, और आप जो अंदर में देखते हैं V नॉट या फिर VBI, वो इंटरनल वोल्टेज की वैल्यू है। तो कट इन वोल्टेज और बिल्ट इन वोल्टेज ये दोनों अलग अलग है। बिल्ट इन वोल्टेज का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? KT अपन क्यू ln ND इंटू NA डिवाइडेड बाय NI स्क्वायर, लेकिन इसका कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड बायस का VI कैरेक्टरिस्टिक। अगर रिवर्स बायस के बारे में बोले तो रिवर्स बायस का करंट जो है वो कांस्टेंट होता है, ये चेंज ही नहीं होता, ये जो है ये कांस्टेंट होता है। ये देखिए करंट की वैल्यू, ये वाई एक्सिस जो है वो करंट है और ये रिवर्स करंट है। रिवर्स मतलब उल्टा बह रहा है, ये फॉरवर्ड है और ये रिवर्स है। करंट की डायरेक्शन पलट गई और वोल्टेज का डायरेक्शन भी पलट गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव साइड है। तो जब ऐसा करेंगे तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। वोल्टेज की वैल्यू बदल रही है, ये वोल्टेज की वैल्यू बदल रही है, रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू जो है वो बदल रही है। 0.1 लगा, फिर 0.2 लगा, फिर 0.5 लगा, ये बदल रहा है। लेकिन करंट बोल रहा है मैं नहीं बदलूंगा भाई, मैं तो कांस्टेंट हूं। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर की वैल्यू बदलेगी तभी मैं बदलूंगा। तो क्या रिवर्स वोल्टेज की वैल्यू कितना भी बढ़ा दे तो भी ये नहीं बदलेगा? बदलेगा। अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा कर दे तो ये जो करंट की वैल्यू ये बदल जाती है। तो जिस वोल्टेज पे ये करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ के चेंज हो जाता है, उस वोल्टेज को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जानते हैं। ब्रेक और उसके साथ डाउन, और ये हो गया वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। और इसकी वैल्यू को हम VZ से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज जब तक नहीं आएगा तब तक करंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद ही करंट की वैल्यू बढ़ती है। तो ये जो कंडीशन है जिसको मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, इस कंडीशन में आपका डायोड जो है ये नॉट इन वर्क होता है, ये डायोड काम करना बंद कर देता है जब तक वो स्पेशली कंस्ट्रक्ट ना हुआ हो। तो ब्रेकडाउन में डायोड करंट डायोड जो है वो वर्क ही नहीं करता, ठीक है। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक है, आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन हो सकता है समझा आज होगा। कट इन वोल्टेज रिवर्स बायस में नहीं होता, रिवर्स बायस में आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। इस वोल्टेज को आप ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, इस वोल्टेज को कट इन वोल्टेज बोलते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, क्लियर। इस वोल्टेज को आप नी वोल्टेज बोलते हैं, ये जो वोल्टेज है ये नी वोल्टेज कहलाता है, कट इन नहीं कहलाता है नी। तो इसका नाम नी नहीं होता, इसको आप नी वोल्टेज नहीं बोलेंगे। कई लोग इसको नी वोल्टेज बोलते हैं, दिस इज नॉट नी वोल्टेज, दिस इज नी वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज अलग है, टर्मिनल वोल्टेज अलग है। टर्मिनल का मतलब है दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज जो लगा है वो टर्मिनल वोल्टेज है, थर्मल वोल्टेज अलग है। ठीक है, अतुल ये बोल रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज और थर्मल वोल्टेज अलग है। सेम है क्या? नहीं नहीं, ये सेम नहीं है, अलग अलग है। जैसे मान लीजिए मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं, ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया ऐसा, यहां पे एक डायोड ऐसा लगा दिया, यहां पे एक रेसिस्टर लगा दिया, यहां पे एक रेसिस्टर लगा दिया, यहां पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। तो ये एक डायोड लगा हुआ है, इसके एक टर्मिनल है जिसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो। यहां पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये R2 है, ये R3 है, और ये आपका सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है? इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो भी आपने वोल्टेज लगाया होगा
ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। तो डायोड के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज लगा है वो डायोड का टर्मिनल वोल्टेज है। और अगर आप VAB जो है, दिस इज नोन एज टर्मिनल वोल्टेज। तो ये जो है ये आपका एनोड टर्मिनल कहलाता है, सॉरी कैथोड टर्मिनल कहलाता है। दिस इज नोन एज कैथोड टर्मिनल। टर्मिनल मतलब होता है एंड, और ये है आपका एनोड टर्मिनल। ये है आपका अप्लाइड वोल्टेज सर्किट का। तो अप्लाइड वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग होता है। डायोड के दोनों टर्मिनल में जो भी वोल्टेज लगा है, और थर्मल वोल्टेज अलग होता है। थर्मल वोल्टेज का मतलब है टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट करना। तो थर्मल वोल्टेज VT होता है, VT होता है KT/Q। ये है थर्मल वोल्टेज, मतलब टेम्परेचर को वोल्टेज में बदलना। थर्मल मतलब टेम्परेचर होता है। सो ये जो टर्मिनल वोल्टेज है, इसको डायोड के टर्मिनल वोल्टेज को इन जनरल VD से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर VF से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर V से रिप्रेजेंट करते हैं। अतुल तुम जबरदस्ती कंफ्यूज हो रहे हो, कोई मतलब नहीं है। थर्मल अलग है, टर्मिनल अलग है, कट इन अलग है, ब्रेकडाउन अलग है, सबका मतलब अलग अलग है।